Assalamu alaikum. Hi guys. Today's lecture is going to be about constipation. So what is constipation? Constipation can be defined as bowel movement of less than 3 times a week, or straining to start or complete a bowel movement, or hard stools resembling rocks or pebbles, or feeling of incomplete emptying. These are all different ways to define constipation. अब इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कंजेनिटल कॉज और एक्वायर्ड कॉज। कंजेनिटल में द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ हर्स्प्रंग्स डिजीज़। एक्वायर्ड में ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर, तो किन किन की रीजंस की वजह से हो सकती है। एक ऑब्स्ट्रक्शन ये होती है कि ल्यूमन इटसेल्फ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट। और एक होता है कि बाहर से कंप्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि गट इटसेल्फ ठीक है लेकिन बाहर के प्रेशर की वजह से फंक्शनल काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में या ओवेरियन ट्यूमर्स के केस में, ठीक है। कोई भी एडजेसेंट ऑर्गन हो, उसकी वजह से, उसकी किसी पैथोलॉजी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके अलावा अगर पेनफुल एनस है तो एनल जो और इश्यूज हैं लाइक एनल फिशर, पेरिएनल एब्सेस, स्ट्रैंगुलेटेड हेमरोइड्स या पोस्ट हेमरोइडेक्टमी पेशेंट हो तो वो भी कॉज हो सकती है। फिर ए डायनामिक बाउल यानी कि मोटिलिटी में कोई इशू है, पैरालिटिक आइलियस जो पोस्ट सर्जिकल यू नो काइंड ऑफ स्टन हो जाता है आपका जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट नहीं हो रही होती, वो हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अक्सर ये हो जाता है। फिर हार्मोनल इश्यूज यानी कि एंडोक्राइन कॉजेज हो सकती हैं, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं और उसके अलावा कुछ अदर कॉजेज हैं लाइक डाइटरी चेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जनरलाइज्ड डिजीज, स्टारवेशन या डाइटिंग बड़ी इंटेंसिव किस्म की, या ओल्ड एज, hypercalcemia for whatever reason, yeah, immobility. So these are all causes of constipation, right? Okay, तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। तो हर्स्प्रंग डिजीज, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही ऑब्वियसली, इट्स नॉट अबाउट ईच एंड एवरी पैथोलॉजी, लेकिन रेलिवेंट बात करूँगी। तो हर्स्प्रंग डिजीज जनरली पेरेंट्स आते हैं बेबी के साथ और कहते हैं कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है इसने स्टूल नहीं पास किया, ठीक है। तो सिंस बर्थ इस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो आपके जहन में ये ज़रूर आना चाहिए डिफरेंशियल। समटाइम्स बेबी का पेट काफ़ी फूला होता है। रीज़न इज़ कि आपका जो कोलन और रेक्टम वाला जो पोर्शन है समटाइम्स वहाँ पे ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट होता है, यानी कि वहाँ पे नर्व सेल्स, जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा होता। तो स्टूल पीछे उसके प्रॉक्सिमली यानी कि बन रहा होता है, लेकिन पेरिस्टालसिस ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन मैनिफेस्ट कर रही होती है। तो जब आप उसके मतलब यानी कि फीकल मैटर प्रॉक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट मौजूद होता है, तो इसका डायग्नोसिस डिफिनेटिव जो होता है वो रेक्टल बायोप्सी पे होता है। रेडियोलॉजिकल इमेजेस में बड़ा ऑब्वियस आपको ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रहा होगा प्रॉक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट, और उसके अलावा ये है कि नैरो रेक्टम और कोन शेप्ड जोन ऑफ ट्रांजिशन बड़ी ऑब्वियस होगी। उसके अलावा आते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। जो भी वजह हो, जब बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तो पेशेंट को कॉलिकी एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पेरिस्टालसिस आपको पता है वेव्स में आता है, राइट। तो कॉलिकी पेन होती है कि आती है जाती है, जैसे जैसे वो पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है और वो आगे से ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करती है तो वो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होती है। फिर ऑब्वियसली ब्लोटिंग होती है। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन चल रही हो तो साथ वेट लॉस भी हो सकता है और लिथार्जी, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा था, आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, नियर बाय ऑर्गन्स होते हैं, उनसे प्रेशर के थ्रू भी एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं, सच एज प्रेगनेंसी में, ओवेरियन सिस्ट या लार्ज फाइब्रॉइड्स में, या एनी malignancy ऑफ नियर बाय एडजेसेंट ऑर्गन्स। फिर diverticular disease with or without strictures can also cause constipation. तो एज अ डॉक्टर आप हिस्ट्री से कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके अलावा एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि जनरली एब्डोमेन
तरह फूला हुआ होता है, डिस्टेंडेड होता है। और जब आप बाउल साउंड सुनने के लिए ऑस्कल्टेट करते हैं तो यू विल हियर वेरी लाउड हाई पिच्ड टिंकलिंग बाउल साउंड्स, राइट। उसके अलावा जब डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करेंगे तो रेक्टम में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई स्टूल नहीं फील होगा, रेक्टम विल बी एम्प्टी क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर with a diverticular stricture, there might be tenderness in the left iliac fossa। और अगर फॉर एग्जांपल किसी malignancy की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप जब पैल्पेट करेंगे एब्डोमेन को तो यू माइट फील अ मैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की। समटाइम्स वॉल्वुलस होता है, इंटरसिसेप्शन होता है, एडहीजन्स होती हैं, हर्निएशंस होते हैं, दे कैन बी डिफरेंट रीजंस। और साइड पे एक रेडियोग्राफिक इमेज मैंने प्रोवाइड की आपको। नॉर्मल के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो बड़ा ऑब्वियस होगा कि हर सारा का सारा जो गट होता है वो फूला हुआ होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और ये जितना भी फूला हुआ होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमली होता है, राइट। इट मेक्स सेंस। फिर अगर आपका पेशेंट हिस्ट्री पे कह रहा है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पेनफुल भी है एनल एरिया, तो फिर आपके जहन में एनल डिसऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है। तो इनका क्लासिक कंप्लेन क्या होती है? पेन विद डेफिकेशन, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट इज एनल फिशर या फिशर इन एनो। तो उसके अलावा अदर कॉजेज कैन बी स्ट्रैंगुलेटेड हेमरॉइड्स। उस केस में पेशेंट शायद आपको हिस्ट्री दे दे कि हाँ मुझे पहले हेमरॉइड्स थे। उसके अलावा पेरीएनल एब्सेस या हेमरॉइडेक्टमी का पेशेंट भी वो हो सकता है। तो एग्जामिनेशन के ऊपर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ अगर आपके पेशेंट को पहले ही पेन है और वो उसको एनल फिशर है, आपको पता है या तो वो बता रहा है या आपको एग्जामिनेशन में नज़र आ गया, तो प्लीज़ उसका डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम मत करें, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, सो ये 4 तस्वीरें, जो पहली तस्वीर है ऊपर वो आप देखेंगे वो एनल फिशर की पिक्चर है, राइट। वो आप सिर्फ पार्ट करेंगे बटक्स को और आप विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे तो समटाइम्स आपको म्यूकोजा के ऊपर एक टीयर नज़र आ जाएगा। दिस इज़ एनल फिशर। इन पेशेंट्स का डीआरई नहीं करना। उसके बाद आ जाता है पेरी एनल एब्सेस। ये भी बड़ा ऑब्वियस है कि एनल ओपनिंग के पास एक एब्सेस बना हुआ है। फिर उसके अलावा ये जो थर्ड और फोर्थ पिक्चर है, दिस इज़ स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉइड। ये भी बड़ी इनकी टिपिकल सी पिक्चर है। आपने एक दफ़ा अगर इसको देख लिया तो यू कैन ईजिली पिक इट अप, ईजिली आइडेंटिफाई इट। ओके, उसके बाद है ए डायनामिक बाउल, यानी कि उसकी मूवमेंट का कोई इशू है। तो पैरालिटिक आइलियस हो जाता है जब एब्डोमिनल सर्जरी होती है, एब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। और इट कैन ऑल्सो बी देयर व्हेन देयर आर स्पाइनल फ्रैक्चर्स या फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होता है, स्पेशली इन एल्डरली पीपल, ठीक है। इन सब केसेस में बाउल की मूवमेंट नहीं हो रही होती प्रॉपर, आइलियस हुआ होता है। ऐसे मरीजों को जनरली कंप्लेन होती है कि हमारा पेट क्यों इतना फूल रहा है। जब आप एग्जामिन करते हैं तो पेट वाकई फूला होता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, लेकिन ये नॉन टेंडर होता है। जब आप पैल्पेट करेंगे तो वो पेनलेस होता है। और जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो बाउल साउंड्स नहीं होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें भी डिस्टेंशन होती है, लेकिन उसमें बुरबुरिग्मी होते हैं, उसमें लाउड बाउल साउंड्स होते हैं। इसके अंदर बाउल साउंड्स नहीं होते, साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्लू है। उसके अलावा अगर किसी सर्जरी की वजह से है तो बड़ा ऑब्वियस आपको सर्जरी का स्कार नज़र आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है तो पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन कॉज। जैसे कि मैंने कहा था 3 मेन चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए। नंबर 1 डायबिटीज़, नंबर 2 थायराइड एंड नंबर 3 पैराथायराइड, ठीक है। तो अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, वो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। और न्यूरोपैथी जो होती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, राइट। नंबर 2 मिक्सेडीमा। मैं आगे पिक्चर्स दिखाऊंगी। मिक्सेडीमा के बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इफ़ यू कैन लर्न टू आइडेंटिफाई दैट तो वो भी हेल्पफुल होता है। फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हाइपर कैल्सीमिया होता है, और हाइपर कैल्सीमिया में दूसरे सिम्टम्स के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी होती है। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मेंटल डिस्टर्बेंसेस वगैरह होती हैं। एग्जामिनेशन के ऊपर डायबिटिक की अलग फाइंडिंग होगी, हाइपोथायरॉयड की अलग होगी, पैराथायरॉयड की अलग होगी, यू नो ऑल दैट।
तो ख़ास तौर पे मिक्सेडिमा में चेक फॉर कोर्स एंड ड्राई हेयर, लार्ज टंग, होर्स वॉइस एंड स्लो रिलैक्सिंग रिफ्लेक्सेस। ये मैंने पिक्चर डाली है, इसमें आप नोट करें कि ड्राई हेयर, कोर्स और स्पार्स, और थिनिंग ऑफ आईब्रोज, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हुई हुई है, डीमा हुआ हुआ है, पफी फेस है, ड्राई स्किन है। और ये एक एक्चुअल पेशेंट की साथ पिक्चर है, तो इट्स वेरी टिपिकल। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू पिक अप मिक्सेडिमा ऑन एग्जामिनेशन। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स में से सबसे पॉपुलर जो होते हैं वो आयरन सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है तो वो आयरन सप्लीमेंट्स अगर ले रहा है, दैट कैन बी अ रीज़न कि कॉन्स्टिपेशन क्यों है। उसके साथ आपको एडेड ये सवाल अगर आप पूछें कि स्टूल का कलर क्या है, वो कहेगा डार्क ब्राउन है या ब्लैक काइंड ऑफ स्टूल है, वो भी आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से ही है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं अमूमन, जिनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मिल रहे होते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन करा सकते हैं। फिर मॉर्फिन, एट्रोपिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, कोडीन फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉज कॉन्स्टिपेशन। ये एक मैंने हेल्पफुल सा निमोनिक डाला था, कॉन्स्टिपेशन के कॉन्स्टिप तक सारा निमोनिक है। So C for clonidine, calcium supplements, O for opioids, ondansetron, so on and so forth. I thought it was helpful, so I placed it here. Then other causes में dietary changes हैं, आपको पता ही है, low fiber intake, low fluid intake, water intake poor है। उसके अलावा कुछ खाने इस तरह के होते हैं, flour based junk food type stuff, that is also predisposing you to constipation। फिर lack of physical activity, poor toilet habits, these can cause constipation। फिर anxiety, depression, irritable bowel syndrome, starvation वगैरह। सो जनरली स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि हर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ में एज अ रूल ऑफ थम आपको डीआरई ज़रूर करना चाहिए अनलेस पेशेंट को एनल फिशर हो। तो इससे बड़ा हिंट मिल जाता है। रेक्टम अगर एम्प्टी है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर आपको फीसिस फील हो रहे हैं, रॉक हार्ड हैं, तो वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। ये बहुत बड़ा क्लू है और इतना सिंपल सा एग्जामिनेशन है, तो ये ज़रूर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है, ये स्टूल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की सिवियरिटी बताता है। तो आई थॉट दिस वाज हेल्पफुल कि पेशेंट से अगर आप क्वेश्चनिंग करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की सिवियरिटी क्या है। देन इन्वेस्टिगेशंस, हर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन के हिसाब से जो आप डिफरेंशियल अपने जहन में लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के सीबीसी में लो एचबी होगा, लो एमसीवी होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिक बेसिक्स ही हैं, आई जस्ट थॉट टू प्लेस इट हियर कि रेलिवेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ये सब कुछ कराएं, ठीक है। जिस तरह एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर आप बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बड़े आराम से पिकअप कर लेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी पे ट्यूमर बायोप्सी या बायोप्सी ऑफ दैट सेगमेंट पे हर्शस्प्रंग डिजीज़ पता लग सकती है। उसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ज़ाहिर है हाइपर पैराथायरॉयड है तो आप कैल्शियम लेवल कर सकते हैं, मिक्सोडीमा में थायराइड प्रोफाइल कर सकते हैं। डायबिटीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डायबिटीज़ के मुतालिक टेस्ट होंगे, HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज, सो ऑन सो फोर्थ। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली इज अकॉर्डिंग टू योर कॉज। जनरल मैनेजमेंट ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग ड्रग है तो वो डिसकंटिन्यू करा दें। डाइटरी काउंसलिंग करें, इनकरेज करें एक्टिविटी को, मेक श्योर पेशेंट इज़ वेल हाइड्रेटेड, बल्किंग एजेंट्स आर रियली हेल्पफुल। ड्रग्स में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किस्कारा, बिस्कोडाइल, डॉक्यूजेट वगैरह दे सकते हैं। एनेमा भी दे सकते हैं अगर बहुत सीवियर और एक्यूट केस है। लैक्टुलोज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आर ऑल्सो हेल्पफुल। ग्लिसरीन सपोजिटरी और प्रून जूस बच्चों में दे सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट को प्रॉपर डाइट और फ्लूइड इनटेक के बारे में काउंसल करें, उनको एक्सरसाइज और एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस बताएं, पॉस्चर डेमोन्स्ट्रेट करें, उनको बताएं कि बाउल एम्पटिंग के लिए ऑप्टिमम पॉस्चर क्या है। उसके अलावा काउंसल करें बाउल रीट्रेनिंग के ऊपर, यानी कि मील टाइमिंग्स रेगुलर करें, बाउल एम्पटिंग की अर्ज को डिले ना करें, एंड गिव योर सेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम इन द बाथरूम। Number 3,
रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें। अगर स्टूल में ब्लड है, पेन है, साथ पस है, सिवियर एब्डोमिनल पेन है, या आपको किसी किस्म की बल्जिंग महसूस होती है, या इनकम्प्लीट एम्पटिंग फील होती है, या कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया होता है, तो दे शुड नो कि ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं है एंड दे शुड कम टू द डॉक्टर। एल्डरली लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है वैसे, जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर उनके साथ उनको वेट लॉस है, या रेक्टल ब्लीडिंग है, या म्यूकस लाइक डिस्चार्ज है, तो आपके जहन में कैंसर का डिफरेंशियल ज़रूर आना चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह कि हर्स्प्रंग है तो कंजेनिटल डिजीज़ है, ज़्यादातर एट बर्थ ही डायग्नोज होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें वो बच्चा टीनेज तक पहुंच जाता है और इतनी प्रॉपरली वो डायग्नोज नहीं होती। तो कॉन्स्टिपेशन का डिफरेंशियल ज़रूर ज़हन में रखें अगर swollen abdomen और empty rectum है DRE पे। And yeah, if you like my video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on my social media. And I will see you in the next one. Bye.